आने वाली 10 सितंबर शुक्रवार को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी को लेकर धर्मनगरी उज्जैन में मूर्तिकार बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी संख्या में भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। चूंकि गणेश चतुर्थी को लेकर अभी शासन की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए मूर्तिकार जरूर असमंजस में है। मेरे साथ यहाँ पर मूर्तिकार भी है। भैया, किस प्रकार से आप ये मूर्तियाँ बना रहे हैं? क्या इस बार विशेष तैयारियाँ हैं? इस बार विशेष तैयारियां मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं हम लोगों ने, और प्रशासन द्वारा अभी तक हम लोगों को कोई आदेश नहीं मिले हैं कि कितने फीट तक की प्रतिमाएं बनेगी। इसलिए हम 2 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। बाकी की जो प्रतिमाएं हमारे पास पहले से बनी हुई थी उनको अभी पैक करके रखा हुआ है। जैसे प्रशासन की गाइडलाइन आती है, शासन द्वारा कुछ निर्देश आते हैं, उस हिसाब से मूर्तियाँ बड़े स्तर पर तैयार करके दी जाएगी। पहले और अब में क्या अंतर है, पूर्व के वर्षों के व्यापार में या अब में? कोरोना के पहले के व्यापार थे, अब तो 20% व्यापार है, क्योंकि कुछ सभी दूर प्रतिबंध लगा हुआ, तो प्रतिमाएं बिकती नहीं है। उस स्तर पर हम लोगों ने भी प्रतिमाएं कम बनाना स्टार्ट कर दिया है। गणेश उत्सव के लिए सरकार ने गाइडलाइन तय कर दी है और गणेश उत्सव के लिए लोगों में उत्साह भी नजर आने लगा है। इस समय हम खंडवा की अग्रवाल धर्मशाला में हैं और आप यहां देख सकते हैं कि न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों में भी बेहद उत्साह है और वे मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त है। यहाँ जो आयोजन करता है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह का विचार उनके मन में कैसे आया और क्या उनकी थीम है। जी मैम, आपका परिचय दीजिए और ये बताइए कि किस तरह की थीम पर आप काम कर रहे हैं। यस, जय वैश्य। मैं शालिनी अग्रवाल, महिला इकाई अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल, सबका दिल से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। यहाँ हमारे बीच कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज का हमने गणपति जी, इको फ्रेंडली गणपति जी का बनाने का कार्यशाला रखा है, जिसमें 125 बच्चों ने आकर के इसमें प्रतिभागी लिए और इसमें हम बीज डाल के गणपति जी में बीजक गणपति जी का हमने रूप दिया है, जो पर्यावरण को आगे बहुत साफ करेगा और ये पौधों का रूप लेगा। ये गणपति बच्चे अपने घर ले जाएंगे और विसर्जन के बाद ये पौधे का रूप लेगा। बढ़ती महंगाई, बढ़ते ईंधन के दामों ने जो है, कुछ सामग्रियां ऐसी हैं जिनके दामों में 55% की बढ़ोतरी कर दी है। ईंधन के बढ़ते दामों ने किराना सामग्री, तेल सामग्री और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से जो आम इंसान का बजट है वो औसतन 2000 से 2500 रुपये बढ़ चुका है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, ये किराना खरीद रहे हैं। कितना इनकी जेब पर असर पड़ा है, कितना इनका बजट बिगड़ा है, ये इनसे जानते हैं। ये बताइए, कितने का सामान खरीदा आपने अभी और पहले कितने का खरीदा? मैंने देखिए आज सामान खरीदा है 2600 रुपये का। 2600 कुछ रुपये का सामान है। वो आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले वही सामान 1400-1500 में आता था जी। आज यदि इस दौर पे यदि इस महंगाई को यदि अपन देखें तो मैं नहीं, एक आम व्यक्ति पे भी बोझ पड़ा है और महंगाई के लाले पड़ गए हैं। चना है, दाल है, नड्डे यहाँ पर रखे हुए तमाम चीज़ें हैं। इनसे ये भी जानते हैं कि इनके स्वाद में किस चीज़ की कमी आई है। देखिए, जब महंगाई बढ़ी तो कुछ चीज़ों की कटौती आपने की होगी। मीठा वीठा कम हो गया है क्या खाने में से? हाँ साहब, स्वीट्स तो कम हो गया है। कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया है। स्वाद जो है वो कम हो गया है। स्वाद कम हो चुका है। ऐसे भी फेस्टिवल आ रहा है सामने, तो अभी ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि अब फैमिली में बढ़ती महंगाई को देखते हुए और फैमिली में क्या बनाया जाए। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि का असर किराना बाजार पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के दौलतगंज क्षेत्र में। यह जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो दौलतगंज क्षेत्र है, यह किराना व्यापार का थोक बाजार कहा जाता है। चूँकि यहाँ पर उज्जैन सहित उज्जैन के आसपास के जो ज़िले हैं, यहाँ से दुकानदार किराना खरीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लगातार किस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि हो रही है, इसका किराना बाजार पर क्या असर पड़ा है, इसकी हम रियलिटी चेक करते हैं। मैं इस वक्त एक किराने की दुकान पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी है। भैया, आप क्या खरीदने आए हैं? तेल खरीदना है। क्या रेट है, क्या पहले और अब में क्या अंतर दिखने को मिल रहा है? लगभग दुगना हो चुका है। जो पहले बाल्टी 450-500 रुपये थे, वो लगभग 700 रुपये के आसपास है। आप देख सकते हैं कि ग्राहक का साफ कहना है कि जो तेल के दामों में है उसमें काफ़ी। एक और ग्राहक है मेरे साथ। भैया, क्या लेने आए हैं आप? किराने का सामान लेने आया हूँ मैं। चाय, शक्कर है, गेहूँ, आटा है। क्या अंतर दिखने में आया? आपने अभी रेट पूछा तो
जी जो पहले मैं किराने का सामान आज से कुछ महीने पहले 3000 का ले जाता था, मुझे 5000 रुपये देना पड़ रहा है। और शक्कर जो 3400-3500 रुपये कुंटल थी, अभी 3900 से 4000 रुपये कुंटल हो गई है। दालों में क्या अंतर आया है? दालों में भी लगभग जो तुअर की दाल 75-80 रुपये थी, वो करीब 100 रुपये हो गई है। भिंड की सब्जी मंडी में आया हूँ। सब्जी मंडी की अगर बात की जाए, जो महंगाई को लेकर जो स्थिति है, सब्जियों की जो दाम है वो दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो लोग हैं, लोग कहीं ना कहीं सब्जी की जो बढ़ते हुए दाम है, दामों को लेकर जो परेशान हो रहे हैं, जो उनकी जेबों पर जो खर्च है वो बोझ पड़ रहा है। बात करें तो मिर्ची करीब 60 रुपये किलो है, और जो अन्य जो सब्जियां हैं, तोरई है, भिंडी है, ये करीब 40 से 50 रुपए किलो के इनके दाम पहुंचते चले जा रहे हैं। इन बढ़ते हुए दामों को देखते हुए जो आम आदमी की जेब पर अच्छा खासा जो है असर पड़ा है। और बात करी जाए जो उनके जो घर की बचत है, वो बचत भी कई दिक्कतें आ रही हैं। दामों की स्थिति ये है, इतनी महंगाई है कि अपनी घर गृहस्थी चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। और अभी आपने क्या क्या सब्जी खरीदी? सब्जी ककोड़े खरीदे 100 रुपये किलो, तोरई खरीदी 40 रुपये किलो, और मिर्ची 60 रुपये किलो, धनिया है 80 रुपये किलो। पेट्रोल और डीजल की दर के बाद अब रसोई गैस में आग लगी है, जहां अभी हाल ही में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और इसका कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। किराना से लेकर तमाम वस्तुओं के दरों में बढ़ोतरी हो गई है, चाहे वो तेल का मामला हो, तेल में भी बढ़ोतरी हुई है, और यह कहीं ना कहीं जनजीवन को प्रभावित कर रही है। इस समय हम बालाघाट के ऐसे किराना दुकान में हैं जहां पर ग्राहकी भी है और दुकानदार भी है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि इस समय जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दर बढ़ रही है, उसका आप इनके किराना दुकान पर किस तरह से असर पड़ रहा है, तेलों की दरों को लेकर किस तरह से स्थिति है। जी भाई साहब बताएं, आप यहाँ के संचालक हैं, क्या असर आपका पेट्रोल डीजल के और तेलों की दरों में? पेट्रोल डीजल से तेलों की दरों में ये है कि वहाँ से किराया जो भाड़ा आता है वो बढ़ के आ रहा है, और प्लस पहले लॉकडाउन 2 के बाद जो तेल की कीमतें बढ़ी है, पहले 80-85 रुपये लीटर थी, आज वो 140-45 रुपये लीटर हो गई है। कोई चीज़ ऐसे बची नहीं है जिसमें नहीं बचा, वो सब पूरी दरें भरी हुई है एक्चुअली। पहले जो 1000 का माल आता था, आज वो 1400-1500 रुपये का माल होता है। कस्टमर आते हैं तो उनको लेकर कस्टमर किस तरह से खरीदी? वो तो कस्टमर तो अपने पॉकेट के हिसाब से ही करेगा, जितनी उनकी आमदनी रहेगी उसके हिसाब से ही करेगा वो। बढ़ती महंगाई जो है आम आदमी को का कमर तोड़ रही है। जो महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनके किचन का जो हाल है, किचन का बजट बिगाड़ रहा है। मैं यहाँ पर अनूपपुर जिले के एक होलसेल व्यापारी जो धाम ट्रेडर्स से खड़ा हूँ, जो कि तेल, मैं अपने कैमरामैन से बता रहा हूँ तो दिखाएं कि ये जो सामान बेचते हैं, जैसे तेल, खाद्य तेलों का मामला है, चाय पत्ती है, और इधर और अन्य चीज़ों को भी जो वो बेचते हैं, ये पूरी जो स्थिति है इस पर क्या रेट है। मेरे साथ उनके मालिक दीपक जी हैं, मैं दीपक जी से पूछ रहा हूँ, दीपक जी कितना असर पड़ा हुआ पिछले 1 सालों को लेकर खाद्य तेलों के दामों पर? लगभग तेलों की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हुआ है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी तबीयत की प्रॉब्लम व्यवहार करने में। दालों की क्या स्थिति है? जैसे आमतौर पर हमारे लगभग 20 से 25% कीमतें बढ़ी हैं। क्या बताएं, अब खर्च हो नहीं पा रहा है, कमाई दवाई है नहीं, और खरीदना पड़ता है ना। खरीदना तो पड़ता है, मजबूरी है इसलिए खरीदना पड़ता है। मजबूरी नहीं है, फिर भी खेती किसानी भी नहीं है, ड्यूटी है, अब खरीदेंगे तो खाएं। लगातार एक आंकड़ा जो बताता है वो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल पे लगभग साल भर में 22 से 27% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो लगभग 48% से ऊपर की वृद्धि हुई है। बिल्कुल, ग्वालियर जिला में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है। लगातार वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, लगातार अवेयरनेस की बात की जा रही है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर भी लगातार जो वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर पहले सबसे जाके आधार कार्ड के माध्यम से या अपने स्लॉट के माध्यम से बुक करा करके जो वैक्सीन है उसको लगवाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे जानते हैं अब तक उनको कौन सी वैक्सीन लगी है, कौन सी नहीं लगी है। आप यहाँ पे पहुँचे, अब तक कौन सा डोज लग चुका है? फर्स्ट डोज है मेरा जी। इतना लेट आपके क्यों, क्या लगा? मैं कोरोना पॉजिटिव था, इस कारण से 3 महीने की जो गाइडलाइन थी उसका पालन किया मैंने। आप देख सकते हैं कई ऐसे लोग हैं जो पहला डोज लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप कौन सा डोज लगवाने पहुँचे? पहला है।
पहला हाँ। अच्छा, वजह क्या है इतनी लेट आप पहुंच रहे हैं? अब दुकान से टाइम नहीं मिल पाता, आप अभी आए। नहीं, जान से बढ़ के दुकान है क्या? नहीं, लगवाने आए। तो आप देख सकते हैं लापरवाही सामने आ रही है, लोगों की बढ़ चढ़ कर लापरवाही है। प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है, लगातार स्लॉट बुक किए जा रहे हैं, यहाँ छोटे बच्चे भी लेकर पहुंच रहे हैं। आपका कौन सा डोज लगने आया है? पहला हमारा डर नहीं लगना, पर देख चेक कर। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अब स्कूल खोल दिए गए हैं। 50% की क्षमता के अनुसार क्लासेस 6वीं से लेकर 12वीं तक की कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी तीसरी लहर की चुनौती को लेकर गंभीर है। तो वहीं जिले में कितना हुआ वैक्सीनेशन, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के पन्ना जिले की कि अभी तक जिले में क्या रहा प्रतिशत फर्स्ट और सेकंड डोज का। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्री आर एस पांडे जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है और कैसे लोग जागरूक है और कैसे लोग भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, नहीं, वैक्सीनेशन की रफ्तार हमारे यहाँ अच्छी है और ये बात सही है कि स्कूल खोल दिए गए हैं। स्वाभाविक तौर पर लगभग साल भर से स्कूल पूरे तरह से बंद चल रहे थे और काफ़ी कुछ लोगों को, हमारे यहाँ पन्ना जिले में लगभग 70% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है और सेकेंड डोज भी थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि टारगेट के हिसाब से जो भी सेकेंड डोज है उसको हम पूरी तरह लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ आज आप देख सकते हैं कि आज अपनी महंगाई भत्ते की मांग के सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और महासमुंद जिले की स्थिति में बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले में जितने भी 52 कार्यालय हैं, आज सभी में तकरीबन समझ लीजिए ताला सा लग गया है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सारे अधिकारी कर्मचारी आज अपनी 14 सूत्री मांग को लेकर आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहूंगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आखिर ये आज यहाँ पे आंदोलनरत है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज पूरे प्रदेश भर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के माध्यम से सभी विकासखंड मुख्यालयों में, तहसील जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं 28% दिए महंगाई भत्ता जो दे दिया जाए, 16% लंबित है, बहुत सारे प्रदेश में दिया गया है, बावजूद छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही उसी तरह से 14 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन विगत दिसंबर से 4 चरण में संपन्न हो चुका है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कर्मचारी अधिकारी न्याय योजना के तहत भी हम राजधानी में बैठे, बावजूद सरकार के द्वारा हमारी सूद नहीं ली गई। है कोरेनार पुल पर, और ये मेरे पीछे आप जो पुल देख रहे हैं, भले दिखने में एक छोटी सी पुल नजर आ रही हो, लेकिन ये छोटी सी पुल राजनीतिक समय में चुनाव के दरमियान बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पुल निर्माण को लेकर अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए जाते हैं। लेकिन 15 साल भाजपा सत्ता में रही, लेकिन इस पुल का निर्माण नहीं हो सका। ये जो पुल देख रहे हैं, इसी जगह पर पुलिस के अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद एक शख्स ने इस जगह पर जल सत्याग्रह किया और जल सत्याग्रह के दौरान क्षेत्र के लोगों को वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस पुल का निर्माण किया जाएगा। आज वही शख्स विधायक के रूप में पद पर आसीन है, विधायक अनूप नाग, और इस पुल के निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया है। और शिलान्यास में जो आप हजारों की संख्या में भीड़ देख रहे हैं, यहाँ जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये जन सैलाब किसी भीड़ या किसी शादी या किसी कार्यक्रम में नहीं आए हैं। यहाँ के लोग जो इतनी खुशी है इस पुल के निर्माण होने से कि आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों का उमड़ना लोगों के मन में कितनी बड़ी खुशी की बात है। कमल जायसवाल, इंडिया न्यूज, पखानजूर।